को अच्छी तरह से समझ सकें, है ना। तो बहुत सारी बच्चे तो आज नया ईयर मनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि आज संख्या बहुत कम है, जैसा कि धीरे धीरे 4-6 लोग ही दिख रहे हैं, है ना। तो कल के टॉपिक पे लोगों ने जो चर्चा किया था उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है? कल ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग टॉपिक को लेके चलेंगे। तो रिवीजन होता है कि 10 लोग काफी होना भी चाहिए। नया टॉपिक नोट करिए। जीवन एक दूसरे के सहायक से चलता है। बहुत सारे आयाम होते हैं जीवन के लिए, एक आयाम से नहीं चल सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं। टॉपिक आपको डालिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, एवं अधोसंरचना। अधोसंरचना, अधो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना। अब जैसा कि आपके लिखा हुआ है औद्योगिक विकास, अधोसंरचना एवं शक्ति पावर। अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, है ना। और औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल उद्योग। अगर इन सारी चीजों की स्थापना के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होगी, पीछे भी उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों पे डिस्कस किया पिछली क्लास में। ये सारी चीजें क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी, वहां पे उद्योगों का संकेंद्र होगा। अब आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना में क्या क्या चीजें रहेंगी? जहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाएगा वहाँ पे क्या चाहिए? भूमि चाहिए। भूमि के लिए अब औद्योगिक संरचना जब आप बनाओ, कोई बिल्डिंग बनाओ, कुछ बनाओगे, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है? ईंट की जरूरत है ना, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, मोरच की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लेबर की जरूरत पड़ेगी, मिस्त्री की जरूरत जो धुलाई करेगा। उसके बाद बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा, जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, परिवहन, आवागमन कैसे होगा? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी ना। ये सारी चीजें क्या होंगी? आवश्यकता होगी। इसके साथ आर्थिक वातावरण, आर्थिक वातावरण होना चाहिए। इसी के साथ और क्या होनी चाहिए? कानूनी व्यवस्था का सुदृढ़,
गवर्नमेंट का सपोर्ट, सहयोग। नहीं पता चला क्या हुआ, आप उद्योग लगा रहे हो, कोई क्षेत्र का गुंडा वहां पे आया, मुझे क्या चाहिए, गुंडा टैक्स चाहिए, क्या करो? कानून व्यवस्था इस रूप की होनी चाहिए कि जिससे वसूली के क्या हो, अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो उन क्षेत्रों में निवेश या उद्योग स्थापित हो पाएंगे, और उद्योग वहीं स्थापित होंगे कि जहां लाभ की संभावना, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो आप ये देख लो कि पब्लिक सेक्टर तो सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर का खुद के द्वारा स्थापित किया हुआ उद्योग। तो पब्लिक सेक्टर में क्या है कि सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित किया जाएगा, तो संसाधन सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा। लेकिन प्राइवेट, जैसे आप कोई उद्योग लगा रहे हो तो आपको पूंजी लगानी है ना, तो आप पूंजी कहाँ लगाओगे, जहाँ लाभ की प्रायिकता, जहाँ पे क्या होगा, आधारभूत संरचना उपलब्ध होगा। अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो आप वहां लगाओगे उनको। जो विदेश, जो निवेश होता है एफडीआई होता है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लस विदेशी निवेश। तो ये सारी निवेश कहाँ से होंगे, निवेश वही करेगा निवेशक कि जहां लाभ की प्रायिकता या लाभ अधिक होगी, जहां क्या होगा कि उसको ये लगा कि यहाँ पूंजी क्या हो जाएगी, फंस जाएगी, जोखिम है, नुकसान हो सकता है, वहां पे लगाएगा वो क्या कर देगा, प्लान कर जाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या कर जाएगा, प्लान कर जाएगा। वहां पे अधिक उद्योग स्थापित होंगे जहां पे संभावना अधिक लाभ की। जैसे आपने देखा कि आपके उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप देखें, महाराष्ट्र को देखें, गुजरात को देखें, तो जो औद्योगिक का स्तर महाराष्ट्र में है, गुजरात में, क्या आपके उत्तर प्रदेश में है? शुरू से नहीं है, प्राचीन काल से नहीं है। प्राचीन काल से आपने देखा कि तटीय राज्य क्या हो रहे थे, अधिक विकसित थे, उद्योग कहाँ स्थापित हो रहे थे, वहां से हो रहे थे। उसका कारण क्या था, परिवहन। उसका कारण क्या था, परिवहन, आने जाने का यातायात का साधन क्या था, सुगम था। और यहाँ पे क्या था कि जो मध्य के क्षेत्र थे वहाँ आवागमन क्या था, सुगम नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे उद्योगों का संकेंद्रण नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि ऐसी स्थितियां पैदा की जाए कि बीच के क्षेत्रों में भी ये चीजें हो सके, तो वहां पे क्या करना होगा, इन चीजों की स्थापना करनी होगी। अगर ये चीजें स्थापित हो जाएंगी तो वहां भी उद्योग लगने क्या हो जाएंगे, तो वहां उद्योग लगेगा तो क्या फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम ये आपसे पूछें कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित हो जाए, तो वहां पे स्थानीय स्तर पे क्या लाभ होगा, रोजगार का निर्माण होगा, और क्या होगा, देखिए कोई भी चीज होता है तो केवल एक रूप से जो है प्रभावित नहीं करता है, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ। जैसे जिस क्षेत्र में ये उद्योग स्थापित वहां पे क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास होगा। किस रूप में विकास, किस रूप में होगा, क्योंकि वहां के रॉ मटेरियल को क्या होगा, मांग बढ़ेगी, परिवहन का विकास होगा ना। तो जितने सेक्टर का विकास होगा वहां कुछ लोग कार्य करने के वर्कर होंगे, नहीं होंगे ना, तो उनको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि उस क्षेत्र का विकास बढ़ जाएगा, उस क्षेत्र की जमीनें महंगी हो जाएंगी, उस क्षेत्र में लोगों को क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, दुकानें खुलने लगेंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चीजों को प्रभावित करेंगे। चलिए कुल लिखते चलिए। लिखिए, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय समानताओं को स्पष्ट करें। जो क्षेत्रगत विषमता होती है, इसे लिखिएगा नहीं, लिख लीजिए सभी।
स्पष्ट करें, इसी में और जोड़े, तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधक कारकों का उल्लेख करें। कोई न कोई कारक होंगे कि जो आपके काम में क्या करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे। अगर वे अवरोध हटा दिए जाए तो कार्य की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अवरोध उत्पन्न करेंगे। अवरोध का मतलब बाधा, रोक, है ना। जैसे कहा ना, बैरियर लगा के रास्ते को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। मान लीजिए जा रहे हैं आप, बीच में सड़क क्या हो गई, रोक ही गई, बाधित हो गई, तो आवागमन कैसे सुलभ होगा, नहीं होगा ना। तो ये विकास में बाधा क्या होंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो आपके विकास की गति को क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। ऊपर आपने लाइन क्या लिखा है, पढ़िए। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में मतलब क्षेत्रीय असमानताओं, इससे क्षेत्रीय असमानताओं से क्या समझते हैं, रीजनल इम्बैलेंस होगा ना। अभी मैंने आपको गुजरात और महाराष्ट्र और एमपी का उदाहरण दिया था, तो विकास में अंतर दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, आप खुद देखिए। आप इतना सामान्य से स्तर पे आप देखिए अपने व्यवहारिक जीवन से कि जो नगर क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र, क्या दोनों के विकास का स्तर बराबर है, नहीं, बोलिए नहीं है ना। तो इसको इसमें आपको अंतर अपने यहीं से देख लीजिए, तो क्षेत्रीय असमानता होगी नहीं होगी। जहाँ पे मान लीजिए रिसोर्सेज, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि मान लीजिए कुछ राज्य आप देख रहे हैं कि रिसोर्सेज संसाधन के आधार पे बहुत संपन्न है, लेकिन विकास में क्या है, पिछड़े हुए। जैसे आप छत्तीसगढ़ को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए, ये रिसोर्सेज में क्या है, संसाधनों में क्या है, संपन्न है, लेकिन विकास की गति में क्या है, विकास की गति में क्या है, पिछड़े। क्योंकि उन संसाधनों का जो उपयोग एक दूसरे क्षेत्र करके क्या हो रहे हैं, अधिभूत हो रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों का विकास क्या हुआ, तो इसीलिए तो क्षेत्रीय असमानता पैदा हो रही है। इसीलिए आप देख रहे हो कि छोटे छोटे राज्यों की मांग क्यों हो रही है कि हमारे क्षेत्र का संसाधन क्या हो जा रहा है, दूसरे क्षेत्रों में जाकर के वहां पे विकास हो रहा है, और हम जो हमारा हक होना चाहिए, जो मुझे मिलना चाहिए, जिसमें मेरा अधिकार है, मैं उससे वंचित हो रहा हूँ, और फिर भी मैं क्या हूँ, गरीबी के जीवन में जीने के लिए विस्तार। तो इसलिए इन चीजों पे क्या होना चाहिए कि वो उस जो संसाधन है उसका विकास वहीं पे किया जाए और वहीं पे वो चीजें पैदा की जाए, जिससे क्या होगा, उस क्षेत्र की जनता और राज्य का क्या होगा, विकास होगा, और जब विकास होगा तो संसाधन बढ़ेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, विद्यालयों की स्थापना होगी, स्वास्थ्य विभाग की स्थापना, अस्पतालों की स्थापना होगी, परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी, ऊर्जा का क्षेत्र जो है विकसित होगा, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा, और जब विकास होगा तो जीवन स्तर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था विकास कैसे दिखता है, बहुत सामान्य भाषा में आपको बताया था कि विकास कैसे दिखता है, बताया था कि नहीं बताया, बोलिए, सब बोल गए। विकास इस रूप में दिखता है कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पहले लोगों को आप देखिए कि घरों में साइकिल नहीं होती थी, नहीं होती थी ना, पैर में जूते नहीं होते थे, चप्पल नहीं होते थे, और आज क्या हो रहे हैं, आज हर व्यक्ति के पैर में क्या है, सबके जूते हैं, खुला जिसकी और चीज हुई क्या हो गए, ब्रांडेड जूते आ गए, किसके आगे, एडिडास के आगे, पूमा के आगे, नाइक के आगे, है ना, स्केचर के आगे, एयरमैक्स के आगे। तो कहने का मतलब हो रहा है ये सब क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले क्या थी, शिक्षा का स्तर कहाँ था, बहुत कम था, आज क्या हो गया, बढ़ रहा है ना। स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले क्या थी, कम थी, तो ये सब क्या है, विकास को कैसा दिखा रहा है, बढ़ रहा है ना, बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे आपने ये देखा कि पहले कितने बच्चे पढ़ने विद्यालय जाते थे, कॉन्वेंट विद्यालय, अच्छे विद्यालय में कितने लोग पढ़ते थे, आज क्या हो रहा है, हर घर का बच्चा जा रहा है, तो ये विकास ही तो है। और क्या है, पहले लोगों के पास खाने के लिए ठीक से सुविधाएं नहीं होती थी, आज खाने की सुविधाएं क्या है, सबके पास है। पहले घरों में बाइक नहीं थी, आज घर घर बाइक हुई,
थोड़ा और अच्छा हुआ 4 व्हीलर खड़ी हो गई। ये सब किसको डिनोट कर रहा है? विकास को। दिखाई पड़ रहा है ना चीजें? तो ऐसे एग्जाम्पल उठा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा विकास हो रहा है या इसमें देखते चलिए थोड़ा थोड़ा। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कई मायनों में देश का एक प्रमुख राज्य है। नीचे से क्षेत्रफल के आधार पर कैसा स्थान है? 3 कौन पढ़ रहे हैं? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, और कोई नहीं है ना? पीछे हम 3 कौन पढ़े? कोई ये बताएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? सेकंड स्थान पे और थर्ड पे क्या है? ये चौथा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, यह चौथा राज्य है। तो बीच बीच में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, है ना? फिर नीचे लिखे प्रदेश में अंतः क्षेत्रीय भागों में, अंतः मतलब आंतरिक, अंतः क्षेत्रीय भागों में क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है। लेकिन बताएंगे क्या है? क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है मतलब विद्यमान है। नीचे क्षेत्रीय विषमता ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए प्रदेश में स्थित 4 आर्थिक संभागों के अध्ययन, आर्थिक संभागों के अध्ययन से स्पष्ट है अब ये 4 आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं? और आपने ये देखा कि अंतर क्षेत्रीय विषमता विद्यमान है। किसके संदर्भ में देखना है? प्रदेश के संदर्भ में। प्रदेश में कितने जिले हैं? 50। क्षेत्रवा जिला भी कुंभ महाकुंभ वाला भी जो है उस रूप में स्थापित नहीं हो पाया है। 75 ही मान के चलिए, क्षेत्रवा भी आ ही गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने जिले हैं, तो क्या सभी जिलों का विकास एक जैसा है? इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रीय विषमता विद्यमान है। नहीं तो सबका विकास होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? इसमें इतने लोग आए हो पढ़ने, क्या सबका बौद्धिक लेवल एक है? क्या सबका शारीरिक विकास एक जैसा है? क्यों नहीं है? है ना? आपके हाथ में 4 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, 5 बराबर है। तो कैसे हम माने कि जो है कि समता हो सकती है? आप देखिए 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पे जाइए, आपको दिख जाएगा कि अंतर दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ता नहीं पड़ता? पड़ता है ना। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा कि क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है। उसके नीचे लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? क्षेत्रीय विषमता ज्ञात करने के लिए प्रदेश में स्थित 4 आर्थिक संभागों के अध्ययन से स्पष्ट है। तो क्या स्पष्ट है? 4 आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं? सर यही 4 मतलब स्टेट राज्य
पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, बुंदेलखंड और केंद्रीय। जो 4 आर्थिक संभाग है लिख लीजिए। चार आर्थिक संभाग, उत्तर प्रदेश के 4 आर्थिक संभाग कौन कौन से हैं? पूर्वी संभाग, पश्चिमी संभाग, बुंदेलखंड, है ना, और अगला केंद्र। ये 4 हैं। ये 4 संभाग आपके जो है बनाए गए हैं। किसके आधार पे? विकास के आधार पे। किसके आधार पे? अब ये 4 क्षेत्र जो है, क्या सभी का विकास एक जैसा है? नहीं है, हो भी नहीं सकता। आप देखोगे कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखोगे तो इसमें सबसे अधिक विकसित कौन सा होगा? पश्चिमी संभाग होगा। और सबसे पिछड़ा कौन सा होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र होगा। क्यों होगा? उसकी भौगोलिक स्थिति पे दृष्टिपात करिए। उसके भौगोलिक स्थिति पे देखिए। भौगोलिक स्थिति कैसी है? मेरे को कुछ पता है? भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है? कि वहां की जो संरचना है, बीहड़ क्षेत्र सब ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जमीन क्या है? प्लेन लैंड नहीं, सिंचाई की सुविधाएं बेहतर रूप में उपलब्ध नहीं। तो कृषि क्षेत्र भी क्या होगा? पिछड़ा होगा। कृषि क्षेत्र क्या होगा? जब प्लेन मैदान नहीं है, पहाड़ है, क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ है, तो कृषि क्या होगी? कृषि का दुर्गम हो जाएगा। जल की व्यवस्था क्या हो जाएगी? कठिन होगी। तो जब जल की व्यवस्था नहीं होगी, किसी कार्य संभव नहीं हो पाएगा, तो क्षेत्र का विकास क्या होगा? कृषि के क्षेत्र में बिगड़ गया। वहां पे औद्योगिक कोई उद्योग नहीं लगाएगा। आवागमन क्या होगा? बाधित होगा। परिवहन के अच्छे साधन नहीं होंगे। ये सारी चीजें क्या होना चाहिए? आपको खुद सोचना चाहिए, रटने से नहीं काम चलेगा। सोचिए कि अगर ऐसी भौगोलिक स्थिति है तो वहां पे विकास कार्य करना क्या होगा? कठिन होगा। विकास कार्य करना कठिन होगा। और जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, वहां पे विकास की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉपुलेशन की बसावट सघन कहाँ होगी? जहां पे जीवन, जहां पे जीवित रहने की चीजें आसानी से उपलब्ध होगी, और जहां पे जीवन के जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चीजें क्या होंगी? बहुत कठिनता से उपलब्ध होंगी। वहां पे लोग रहेंगे, प्लान कर जाएंगे कि नहीं, यहाँ रहना कठिन है, जहाँ आसान है वो उधर की तरफ क्या करना है, चलो वहीं बसते हैं, है ना? ये चीजें। तो इसमें सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 30 जिले लिख लीजिए ब्रैकेट में। 30 जिले। जिले। ये 30 जिले, 10 जिले, 10 नहीं 7 है ये, है ना? और ये आपके 10 हो जाएंगे।
तो ये जो है आपके क्या हो गए, 4 संभागों के आधार पर चीजों को क्या किया गया, बनाया गया। अब इसमें आपने देखा कि वर्षा की मात्रा के आधार पर देखोगे तो पूर्वी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा क्या होगी, पश्चिमी क्षेत्र में जैसे जैसे पश्चिमी तरफ जाओगे वर्षा क्या होगी, कम होती जाएगी। तो आपने ये देखा कृषि क्षेत्र क्या है, मानसून का जुआ है। जिस वर्ष क्या हो रहा है कि मानसून अच्छा है उस वर्ष फसल की उत्पादकता क्या होती है, और जिस वर्ष मौसम प्रतिकूल होता है फसल क्या होती है, प्रोडक्शन होता है ना। तो इसीलिए किसी को क्या कहा गया, मानसून का। आपके उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे आश्रित है, कृषि पे आश्रित है। तो जीविकोपार्जन का संकट उत्पन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। तो विकास कहां से होगा, विषमता होगी नहीं होगी। अब पश्चिमी क्षेत्र जो विकसित अधिक है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र, नवीन जो आपने देखा हरित क्रांति का क्षेत्र प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिक लाभ। क्या उत्तर प्रदेश हुआ लाभ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं वो स्थिति आ पाई ना। पंजाब हरियाणा क्यों आगे है, क्योंकि पहले क्यों वहां अपनाया गया, क्योंकि वहां के किसानों ने क्या काम किया कि नई तकनीकी के आधार पर सिंचाई के लिए, हाइड्रिक वैरायटी अधिक पद देने वाले बीज के लिए, रासायनिक खाद के लिए, है ना, इन सारी चीजों को क्या करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि हाँ हम इसको बढ़ चढ़कर क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे, हम पूंजी लगाएंगे। और क्षेत्रों के लोगों ने क्या काम किया, नहीं किया, इसलिए उसका प्रभाव वहां नहीं दिखा। और इतना ही नहीं, आपने ये देखा कि जो लाभ इसका गेहूं धान गन्ना का, क्या अन्य फसलों को भी हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक हुआ नहीं। इसीलिए कभी कभी आता है कि ये हरित क्रांति में जो है ये प्रादेशिक विषमता को पैदा किया। क्वेश्चन पूछता है क्या कारण था कि जो प्रादेशिक विषमता पैदा हुई या क्षेत्रीय विषमता स्पष्ट करिए इस आधार पे, उसमें आपको कारण देना होगा कि क्या क्या कारण है कि जो हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास में, उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास में अंतर क्षेत्रीय असमानताओं के लिए प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। कोई एक फैक्टर ही उत्तरदायी नहीं हो सकता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज को प्रभावित करने के लिए, किसी योजना को या किसी कार्य के लिए बहुत सारे कारण क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। लिखिए नीचे, उत्तर प्रदेश का विशाल क्षेत्रफल, विशाल क्षेत्रफल इसे कई प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। कई प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। नीचे विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में मानसूनी अनियमितता, मानसूनी अनियमितता, अनियमितता मतलब नियमित रूप से के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। वही बुंदेलखंड में, नीचे लाइन कर लीजिएगा, वही बुंदेलखंड में या बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा कम होना एक प्रमुख कारण है।
वर्षा कम होना एक प्रमुख कारण है। नीचे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानताओं के आर्थिक कारण हैं। क्या सर? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानताओं के कारण है। अब कारण क्या होंगे? इसका मतलब कि वहां पे संरचनाएं मजबूत नहीं होंगी, है ना? क्योंकि विकास के लिए बहुत सारे आयाम होते हैं, केवल एक आधार पे विकास की धुरी नहीं रुकी होती कि एक आधार पे ही विकास हो जाएगा। जैसे क्या हो जा रहा है, कौशल मिशन योजना चलाई जा रही है, तो विकास किस स्तर पे होता है मानव का? ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? स्किल, और स्किल में कुशल मानव। किस रूप में कुशल हो? मानसिक रूप से कुशल हो, शारीरिक रूप से कुशल हो, है ना? जब कुशलता नहीं होगी तो कार्य की गति कैसे बढ़ेगी, कार्य क्षमता कैसे बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जब आप मानसिक रूप से कुशल होगे तभी तो कोई कार्य अच्छी तरह से कर पाओगे। एफिशिएंसी कहाँ आएगी, दक्षता कहाँ आएगी? क्या आएगी? नहीं आएगी ना। पता चला परंपरागत रूप में कोई कार्य करिए और नई टेक्नोलॉजी को अपना के करिए, तो दोनों के कार्य के होने का परिणाम क्या होगा? बहुत अंतर होगा। जो 10 लोग करेंगे वो एक आदमी कर लेगा ना। पता चला 100 आदमी जो काम करेंगे, मशीन क्या करेगी? तो ये क्या हुई? एफिशिएंसी बढ़ी, दक्षता बढ़ी। पहले ये सीलिंग फैन कितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फैन आते थे, देखा होगा, इतने चौड़े चौड़े उसके पर होते थे। आज क्या हो रहा है? छोटे। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हुई? बढ़ी। दक्षता क्या हुई? बढ़ी। गुणवत्ता बढ़ा। कैसे बढ़ा? टेक्नोलॉजी के, तकनीकी के बढ़ा ना। जैसे आप पहले देख रहे थे कि जो आपके जो कंप्यूटर आज कितने बड़े, इतने बड़े होते थे, अब क्या आ गया? छोटे हो गए, टैब आ गए, लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गया, है ना? तो क्या हो रही है कि देखिए छोटा सा मोबाइल है, बहुत सारी चीजें, उसके आगे क्या? नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है ना। तो ये सब क्या है? विकास है। स्पेस भी कम हो रहा है और रिसोर्सेज और संसाधन भी क्या हो रहे हैं? डेटा भी क्या हो रहा है? अधिक मात्रा में स्टोर भी हो रहा है। और बहुत छोटी सी चिप से क्या कर रहे हो आप? चीजें स्टोर करके अधिक से अधिक उसका विकास कर रहे हो। नहीं पता चला इतना बड़ा लेके घूमने में क्या होता? बड़ी दिक्कत होती। अब छोटा सा मोबाइल है, अपने जेब में लिए या हाथ में लिए, चलो दे है ना। तो ये सब क्या है? एफिशिएंसी है। टेक्नोलॉजी का क्या है? विकास है। नहीं पहले क्या हो रहा था? इतने बड़े बड़े फोन लगा रहे हो, आवाजें नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। तो जैसे जैसे ये विकास होगा तो क्षेत्रों में होगा। पता चल रहा है यहाँ से लखनऊ जाना हो, अभी ये रोड 4 लेन ना होती तो जाने में क्या लगते? 8 घंटे लग जाते। अब पता चल रहा है यहाँ से बैठ रहे हो, 4 घंटे में कहाँ कर जा रहे हो? तो ये क्या है? विकास है। जहाँ ट्रक क्या जा रहा है, 4 दिन में कोई सामान पहुंचाता, अब क्या हो रहा है? 2 दिन में पहुंचाता। क्या हो गया? भाड़ा कम हो गया। वस्तुएं खराब होने से क्या हो गई? 2 दिन अधिक चल गई। आम आदमी को क्या होगी? वस्तुएं सस्ती मिल जाएगी, मिलेगी। जहाँ 50 रुपए की सब्जी आप कोई खरीदते थे, आज वो क्या हो गई? 25 रुपए हो गई। भाड़ा क्या हो गया? जो ड्राइवर को आप खर्चा देते, जो वेतन देते, जो वो क्या हो रहा है? 4 दिन की बजाय 2 दिन का देना पड़ रहा है। तो आपकी आर्थिक क्या हो गई? बचत हो गई। और हमें भी आपको क्या मिलेगी? वस्तुएं सस्ती मिलेगी, नहीं मिलेगी? आगे लिखिए। आर्थिक कारण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग का आर्थिक विकास हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग का आर्थिक विकास हुआ। तथा किसी का वाणिज्यीकरण भी हुआ। अब आपके यहाँ देखिए क्या हो रहा है? परंपरागत फसलें उगाई जा रही है ना। परंपरागत मतलब गेहूं, धान, इसी की तो बहुतायत है। और वहां क्या हो जा रही है? वाणिज्यिक फसलें। तो आज भी क्या होगी?
अधिक है ना, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है, खाने के लिए, जीने के लिए नहीं, बेचने के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। आगे देखिए नीचे, इस क्षेत्र में दिल्ली जैसे शहर से जुड़े होने के कारण क्षेत्र से जुड़े होने के कारण औद्योगिक निवेश व बड़े बाजार भी, औद्योगिक निवेश व बड़े बाजार भी उपलब्ध हुए हैं, बड़े बाजार भी उपलब्ध हुए हैं। जबकि पश्चिमी व बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश का अभाव, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश का अभाव, वाणिज्य फसलों में अवरोध, वाणिज्य फसलों में कमी, कमी पहले लिख लीजिए तब अवरोध लिखिए, वाणिज्य फसलों में कमी आदि, थोड़ा बढ़ा लीजिए, कमी आदि उनके आर्थिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। नीचे लिखिए, उत्तर प्रदेश में आर्थिक असमानताओं के लिए राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी है। आर्थिक असमानताओं के लिए राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी है, क्योंकि फैक्टर में आपने लिखा क्या, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सारे कारण लिखा है ना। जहां पश्चिमी क्षेत्र को, जहां एक और पश्चिमी क्षेत्र को वाणिज्यिक उत्पादन के कारण, वाणिज्यिक उत्पादन के कारण सरकारी सहायता तत्काल रूप से मुहैया कराई जाती है, तत्काल रूप से मुहैया कराई जाती है। वहीं पूर्वी व केंद्रीय क्षेत्र में, वहीं पूर्वी व केंद्रीय क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देने, खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देने के कारण देरी होती है। नीचे, पूर्वी व बुंदेलखंड क्षेत्र जल की आपूर्ति पर ध्यान न देना। पूर्वी व बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की आपूर्ति पर ध्यान न देना। ट्यूबवेल आदि संसाधनों का अभाव, ट्यूबवेल आदि संसाधनों का अभाव इस समस्या को और गंभीर बना देती है या बना देता है।
गंभीर बना देता है। ऐतिहासिक रूप से नीचे, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए हाँ रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश काल में नीतियों ब्रिटिश काल में कौन कौन सी भू राजस्व की नीतियां लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी क्या थी? किसान क्या होता था? और क्या उद्देश्य था? टैक्स तो सबके दे रहे थे, मारवाड़ी को भी टैक्स दे रहे थे, अस्थायी बंदोबस्त में भी दे रहे थे, रैयतवाड़ी भी दे रहे हैं। तो वही तो तीनों में आ गए। डिफरेंट क्या है? सर जमीन की योग्यता के हिसाब से पढ़ाई नहीं पढ़ाई सर रैयतवाड़ी में किसान जो थे वो कंपनी को डायरेक्ट टैक्स दे रहे थे बिना विचार किए। तो मध्यस्थों का आगे कहने मतलब कि मध्यस्थों का अंत किसानों से सीधा कहने वाला होता है। और किस पे ध्यान दिया गया? किसानों की स्थिति उन्नत करने के लिए लाया जाए। किसानों की उन्नति। देखिए आप जो है बहुत सारे बिचौलियों के स्थान पे एक बड़ा जमींदार बैठे। कौन सा जमींदार? ब्रिटिश सरकार। उसका जो उद्देश्य था रैयतों की सुरक्षा करना। रैयत मतलब किसान, किसानों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से टैक्स की उगाही मतलब कर की उगाही करना। जमीन को विक्रय योग्य बना दिया गया, भूमि पर स्वामित्व पैदा किया गया। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था? कॉर्नवालिस के समय में आया है ना। उस समय का गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। उसके पहले कौन था? उसके बाद कौन था? अस्थायी बंदोबस्त में ये किया गया कि जमींदार को भूमि का क्या बना दिया गया? स्वामी बना दिया गया। आप क्या होंगे? केवल खेती करने के लिए आपको जमीन दी गई है और वो जमीन से क्या करेगा? वो जमींदार टैक्स वसूलेगा। और क्या फिर एक और पर लागू हुआ था सूर्यास्त का कानून, सूर्यास्त लाभ। मतलब जो टैक्स देने की अंतिम तिथि होगी उस दिन सूर्यास्त तक यह टैक्स नहीं जमींदार इकट्ठा करके जमा कर पाता है तो उसकी जमीन क्या कर दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। ये तो था। तो ये हमें याद रखने से काम नहीं चलेगा। याद किसको होना चाहिए? आपको। क्योंकि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चीजें आ रही हैं तो उसमें मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? मुझे याद रखने से क्योंकि पैट की परीक्षा में मुझे वहाँ नहीं लिखना होगा। लिखना किसे है? आपको। तो याद किसे होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। मैं केवल उन चीज़ों को डिफरेंट बता देता हूँ वो स्टार्ट में, है ना। उस चीज़ों को आप देखें और देख करके उसको कैसे रिकॉल करें। हो सकता है वहाँ सर ने कुछ ज़्यादा लिखा हो, दूसरी प्रकार की चीज़ें बताइए, लेकिन मैं केवल थीम पे आता हूँ। उद्देश्य क्या है, किसके लिए वो योजना बनाई गई, बस उसको आगे है ना। आगे लिखिए। कहाँ तक लिखा? ब्रिटिश काल में लागू नीतियों। भू राजस्व प्रणाली व स्थान विशेष के अनुसार किसी का वाणिज्यीकरण भी उत्तरदायी है। मतलब कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल का मतलब व्यवसाय। किस लिए? बेचने के लिए। किसकी बात? वाणिज्यीकरण भी उत्तरदायी है। नीचे लिखिए, उत्तर प्रदेश के चारों संभागों के
आर्थिक विषमता राज्य के विकास को अवरुद्ध करती है। राज्य के विकास को अवरुद्ध करती है। अब आप इसको इंड करिए, कंक्लूजन करिए या निष्कर्ष दीजिए, नीचे लिखिए। समग्रता ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं को कम करके ही आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था करके आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है, क्योंकि उद्योग भी होंगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी ना। कृषि होगा तो भी पानी की जरूरत पड़ेगी ना। तो पानी के बिना कैसे कोई चीज होगा? नहीं होगा। तो विकास कहाँ से संभव होगा? नहीं होता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी क्या है? दुर्गम है। तो वो सारी भी कारण क्या करेंगे? विकास की गति में बाधा उत्पन्न करेंगे, है ना। एक लाइन 2 लाइन और इसमें नहीं लिखे। कहाँ तक लिखा? आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। वही पूर्वी क्षेत्र में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करके रोजगार सृजन के साथ ही आर्थिक विकास को तीव्र किया जा सकता है। ये आपका समाप्त होता है ना। कि विकास में बाधक क्या क्या चीजें थी? आपने देखा कि सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ये सारे कारण कुछ ऐसे उत्तरदायी थे कि जो विकास को क्या कर रहे थे? बाधा। अगर इन सारी बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो चीजें क्या होंगी? बताइए। बाधा दूर हो जाएगी तो विकास की गति क्या हो जाएगी? जैसे किसी क्षेत्र में क्या आवागमन की सुविधा नहीं है, किसी क्षेत्र में बिजली की समस्या है, किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, किसी क्षेत्र में मंडी की समस्या है ना। जब वस्तुएं उत्पादित होंगी तो उनकी बेचने के लिए भी तो स्थान होना चाहिए। जैसे पश्चिमी क्षेत्र का विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली क्या है? नजदीक है। वहाँ पे मंडी क्या हो रही है? उपलब्ध हो जा रही है। जैसे वहाँ के किसान क्या कर रहे हैं? गर्माली फल की खेती कर रहे हैं, सब्जी की कर रहे हैं, फ्लावर की कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर की कर रहे हैं, एनीवे कुछ भी कर रहे हैं वाणिज्य के दृष्टिकोण से, तो उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? उनके उत्पाद क्या हो जा रहे हैं? मंडी में बिक जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या है? वातानुकूलित गाड़ियाँ हैं, और गाड़ियों में सामान क्या रखा गया? रख करके उसको पहुँचा दिया गया। उनको क्या मिल रहा है? सामान भी खराब नहीं हो रहा है और वहाँ से अच्छे रेट मिल जा रहे हैं। अगर अच्छे रेट मिल जाएंगे तो वहाँ का किसान क्या करेगा? बताइए। क्योंकि किसान उस चीजों को और बढ़ाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है। और जब आपको कोई उद्योग स्थापित करोगे तो आपको क्या होगा? अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो अपने उद्योग को बढ़ाओगे ना, कि कम करोगे? बढ़ाओगे, क्योंकि आपका मनोबल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब मनोबल बढ़ेगा तो आपकी कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो आप रिस्क लोगे कि नहीं, हमें रिस्क लेके भी कार्य करना है। और जब ये होगा कि हमारे जो हम निवेश कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, गिरावट देखी जा रही है, लाभ की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं देखी जा रही है, तो क्या निवेश के लिए बढ़ोगे? कोई नहीं बढ़ेगा। तो जहां लाभ की संभावना अधिक होगी वहां आप अपने कदम बढ़ाओगे। पैसा नहीं है, क्या करोगे? कर्ज लेकर के, है ना, ये ले लेंगे, 4 महीने बाद क्या हो जाएगी? पैसा निकल आएगा। स्थितियां कैसी हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। जीवन स्तर कैसा होगा? अच्छा हो जाएगा। रोज कंगाली के जीवन से क्या मिल जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे आयाम होते हैं कि जो इन चीजों को प्रभावित करते हैं, और व्यवहारिक जीवन में भी आप लोग इन चीजों को देखते होंगे, है ना। तो कहने का मतलब अपने एग्जाम्पल को आप ऐसा रखिए कि हमेशा व्यवहारिक जीवन से जोड़ के देखिए। थोड़ा कठिन जरूर होगा व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल देना कि आप एक क्वेश्चन से फिट होना, ये चीज थोड़ा सोचिए। और रटा रटाया एग्जाम्पल देना क्या है, लेकिन जैसे कोई पूछेगा फाइनल क्या हो जाएंगे? काम करना बंद हो जाएंगे। लेकिन जब खुद आप दोगे तो आपके फाइनल हमेशा क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। तो इस प्रकार का डेवलप करिए। किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट हो, हर जगह आप व्यवहारिक एग्जाम्पल देने का प्रयास करें। इससे आपके आंसर का जो स्टैंडर्ड हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपको मार्क्स क्या मिलेंगे? तो आपके सिलेक्शन की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? अब उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में सुनिए, दिखाएंगे नहीं, हर क्वेश्चन छपाएंगे नहीं, है ना। आपको ये आप लोग देखते होंगे कि सबसे अधिक नहीं लिखाता होगा, जितने लोग पढ़ा है और भी कर दिया है, लेकिन सबसे अधिक मैं लिखाता हूँ। मुझे पता है कि सबसे अधिक मैं लिखाता हूँ। क्यों लिखाता हूँ? क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल क्या हो? क्योंकि मेंस कैसे लिखोगे? मेंस कैसे लिखोगे? ऐसे पढ़ करके, ऐसे जो आया बस वही लिख दोगे। उसकी मैं डायग्राम क्यों बताता हूँ कि डायग्राम जरूर बनाइए, लिखिए, बनेगा। गाथा नहीं लिखा जाता, शब्द की संख्या क्या होती है, और उसी में मुझे अपने आंसर को क्या करना है? बेहतर रूप में देना है ना। अब मान लीजिए आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के विकास में औद्योगिक स्थापना का क्या योगदान है, जो औद्योगिक संस्थाएं होंगी उनका क्या योगदान है ना। कंट्रीब्यूशन पूछेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ यूपी। तो जो डेवलपमेंट आपका होगा वो किसमें होगा? उसके लिए क्या क्या कारण होंगे? औद्योगिक संस्थान, उन संस्थानों के द्वारा क्या किया जाएगा? विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे, और उस क्षेत्र से क्या होगा? विकास होगा। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट देना है, केवल सूचनात्मक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। विश्लेषणात्मक प्रश्न और सूचनात्मक प्रश्न। आपने अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा कि समाज में कैसे अप्लाई होगा, कैसे प्रयोग होगा, अप्लाइड क्वेश्चन का पूछे जाते हैं। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन एक कॉपी किताब के नोट्स नहीं आएगा, आपके ब्रेन से क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना। यही आंसर जाएगा, बस थोड़ा सा घुमा। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ एक प्रश्न उठाता हूँ, 4 प्रश्न को जोड़ के लेके चलता हूँ, कंपाइल करके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बनाएगा, क्वेश्चन जोड़ेगा, तोड़ेगा, और उसी हिसाब से क्वेश्चन उठा के उसी को बना लेगा। तो कैसे लिखोगे? जब आधार मालूम होगा ना, कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिख लोगे। आगे लिखिए, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं ना। अधोसंरचना पे तो हम लोगों ने डिस्कस पिछली क्लास में किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधोसंरचना के विकास के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं। आप लोगों को मैं लिखा भी चुका हूँ। ऊर्जा पे भी मैं लिखा चुका हूँ कि विद्युत का कितना योगदान है, कैसे विकास की गति को बाधित कर रहा है।
आज़ादी के बाद, देखिए, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास औद्योगिक विकास की रूपरेखा की, औद्योगिक विकास की रूपरेखा की व्याख्या करें या व्याख्या कीजिए। अब यहाँ आपकी देखिए आज़ादी के बाद से आज तक की बात की जा रही है। आज़ाद कब हुआ? 1900। उसके बाद से किस रूप में विकास हुआ? क्रमवार हुआ है, एकाएक हुआ, धीरे धीरे हुआ है, क्रमिक रूप से विकास हुआ है। तो क्रमिक रूप से विकास हुआ तो आज की गति क्या चल रही है, पहले की गति क्या थी, किस रूप में वहाँ, यही हमें क्या करना है आपके प्रश्न में चर्चा करना है। ये तो करना है कि एकाएक विकास हो ये हो जाता है। किसी का बच्चा क्या होता है, पहले पैदा होता है, बहुत छोटा होता है, धीरे से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, फिर क्या होता है, पैर बढ़ाना शुरू करता है ना, चलने के लिए। फिर क्या होता है, दौड़ने लगता है। कि एकाएक दौड़ने लगता है कि आप इतने बड़े एकाएक हो गए, धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ है, क्रमिक रूप से बड़े हुए हो कि आज ही मतलब 20 साल 25 साल 30 साल के हो गए, ऐसे तो होने गए, धीरे धीरे हुआ है। तो उसी प्रकार किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए क्या होगा, क्रमिक विकास होगा। एकाएक अचानक विकास नहीं हो जाएगा। और अचानक अगर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि अचानक कहीं ऐसी कोई चीजें हो जाती होंगी। धीरे धीरे क्या होगा, क्रमिक रूप से होगा, तभी स्थायित्व होगा। और अचानक क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि साइंस में पढ़ा होगा कि जो वस्तु जितना ही जल्दी गर्म होती है वो वस्तु उतना ही जल्दी ठंडी होती है। जिस वस्तु जो वस्तु जितना ही देर में प्राप्त करेगी कोई चीज, वो वस्तु उतनी ही देर में क्या होगी, ठंडी होगी। जो जितना ही देर में ऊर्जा का क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है अधिक समय में, उसका निष्कर्षण भी करेगा। समझ रहे हैं? इस साइंस के सिद्धांतों के आधार पर इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जो चीजें तुरंत याद हो रही है, तुरंत क्या हो जा रही है, हो जा रही है। और जो कॉन्सेप्ट याद हो गया है, हमेशा आ गया, अपने व्यवहार के द्वारा या किए गए कार्यों के द्वारा वो चीजें क्यों याद रहती हैं। देखिए आप अपने हाथ से जब प्रयोग करते हैं तो चीजें क्या रहती है, याद रहती है। लेकिन जो रटा रटाया चीजें होती हैं वो क्या होती है, भूल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने किया है, और जब हाथों से अपने आपने प्रयोग किया है तो चीजें अधिक समय तक क्या रहती हैं, टिकाऊ रहती हैं, याद रहती है। क्योंकि मैंने क्या किया है, किया है, और किताब में लिखा है, रटा है, फिर भूल जाओगे, है ना। लिखते चलिए। किसी भी देश अथवा प्रदेश के, किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में, त्वरित आर्थिक विकास, तो मैं तेज गति से, त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीचे उद्योगों की स्थापना व विकास, उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल आर्थिक प्रगति होती है, न केवल आर्थिक प्रगति होती है, बल्कि क्या होगा, रोजगार के अवसर, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
या रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो। आप यहाँ लिख क्या रहे हो? क्या लिख रहे थे? इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना। तो इंट्रोडक्शन में सामाजिक विकास को दिखाएंगे, रोजगार के अवसर दिखाएंगे। रोजगार में सभी प्रकार के रोजगार आ गए, ये प्रकार के रोजगार तो सामाजिक रोजगार ही आएगा, आर्थिक नहीं आएगा। तो क्यों ना उस रूप में लिखा जाए। यही चीजें आपके प्रश्न को क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि क्वेश्चन जब कोई पढ़े तो क्या हो, उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या चीजें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या चीजें ऊपर दी गई, समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला पूरा क्वेश्चन पढ़ा तब तक भी क्या चल रहा, पता ही चल रहा क्या लिखा, उसको मिल ही नहीं रहा जो पूछ रहा है, तो कैसे काम चलेगा। काट देगा, कहेगा ठीक बेटा अच्छा है, जैसा तुमने लिखा वैसा हम भी दे देंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का जो इम्प्रेसिव पॉइंट होगा वो क्या होगा, यही लाइन है। और लास्ट का जो आप निष्कर्ष देते हो ना, ऐसा नहीं है कि सारी क्वेश्चन को पढ़ेगा एक तरफ से, कभी नहीं। आपका जो डायग्राम होगा, पहला पॉइंट, पहली निगाह उसकी कहाँ जाएगी, उस डायग्राम की जाएगा। उसी से वो समझ जाएगा कि बच्चा कितना जानता है, इसके अंदर कितना दम है, उसी से खींच लेगा और उसी के आधार पे वो मूल्यांकन भी करेगा, है ना। क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर बच्चे ने डायग्राम बना लिया है, चीजों को डिफाइन कर दिया है, तो इसका मतलब बच्चा ये जानता है कि इस क्वेश्चन में ये चीजें मुझे देनी है। उसने क्या कर दिया, पूरे क्वेश्चन का सार उस डायग्राम में खींच दिया कि मुझे इन चीजों पे चर्चा करनी है, इन प्रश्नों पे, है ना। इसीलिए मैं डायग्राम पे बहुत जोर देता हूँ कि डायग्राम जरूर बनाए, लिखें भले कम, छूट जाए 20 शब्द या 10 शब्द में ही डिनोट करिए, लिखिए, लेकिन डायग्राम बनाइए, उसे रट लीजिए। और चीजें भूल जाए ठीक है, लेकिन वो रट लीजिए। क्या कोई बात है क्या? कुछ नहीं सर, ये फालतू बोल नहीं, जो जिज्ञासा आपके अंदर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपनी जिज्ञासा को आप शांत करें। मैं इसीलिए हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर वाली क्लास में आपको नहीं पूछ पा रहे हैं, झिझक हो रही है, शर्म हो रही है, आप मुझसे बाहर पूछो, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है, लेकिन पूछे जाने, क्योंकि आप आए किस लिए हैं, इसीलिए आए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लोग ये बच्चा ये सोचेगा, लड़का ये सोचेगी या लड़की कि मुझे नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। ये टेंडेंसी होती है, ये प्रवृत्ति होती है छात्रों की, है ना। सभी लोगों में होगा, सभी लोग जो अपनी समझ रहे होंगे कि क्या स्थितियाँ मेरे अंदर है ना। तो ऐसा नहीं, ठीक है, आप सीखने आए हैं, पूछोगे नहीं, जानोगे कैसे, आपकी कमियाँ कहाँ से दूर होगी, यहीं से दूर होगी। तो इससे जो वहाँ आप परीक्षा में करने जा रहे हो, वो कमियाँ यहीं क्यों ना दूर कर ली जाए, कर दिया सुधार हो जाए, जिससे मेरा चयन क्या हो जाए। नहीं वही कॉपी पे लिखते रहोगे, हमेशा रिजल्ट आते रहेंगे, तो पक्का क्या होता रहेगा, आपका साफ होता रहेगा, टाइम भी बेकार हो जाएगा। तो न इधर के हुए ना, कहाँ पे लिखा, रोजगार का भी सृजन होता है। हाँ ठीक है, लिखिए, आजादी से पूर्व उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की बहुलता थी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की बहुलता थी, किंतु बृहद उद्योगों की कमी थी। बड़े उद्योग, बृहद वाले बड़े उद्योग, नीचे बृहद उद्योगों, बृहद माने बड़ा,
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से लोगों के लिए क्या होगा? रोजगार का सृजन तो हुआ, मतलब निर्माण, सृजन माने निर्माण का सृजन तो हुआ, परंतु आय में क्या होगी? वृद्धि नहीं होगी। आय में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। आप लोग चीजों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, केवल यही लड़की पकड़ पा रही है सामने जो बैठी है, बाकी और लोग आप पकड़ नहीं पा रहे हो, थीम को नहीं पकड़ पा रहे हो। क्योंकि मैं रोज देख रहा हूं कि सबसे बेहतर आंसर, सबसे बेहतर चीजें यही लड़की बताती है और सटीक बोल रही है। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आप लोगों के क्या हो रहा है, कहानी किस्सा की तरह सोचो, इस कान से सुनते हो करते क्या हो रहा है, और नीचे मोबाइल के खटखट क्या चल रहा है, टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग चलती रहेगी। आप लोग ये जानते हो कि सर जानते नहीं, सर बहुत कुछ जानते हैं। आपके एंगल जैसे बॉडी का एंगल जो होता है, सर भले चाहे जहाँ खड़े हो, आपकी बॉडी के एंगल से सर जान जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। आपकी फेस ही बता देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। भले मैं ना आपको वो नहीं कहिए खड़े कर दें। आप लोगों को अगर ये लगता हो तो कहिए कि तुरंत उसी बच्चे को खड़ा कर दूंगा, भले मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना? तो ठीक है, आप लोग करिए। लेकिन मैंने एक दिन इसी मोबाइल में मैंने कहा था कि अगर मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको छोड़ दें, अगर ये ज़्यादा ज़रूरी हो तो इसको कर दें, मोबाइल हाथ में कर दें। मैंने इसी के साथ ये भी एक जोड़ा था लाइन कि कोई इमरजेंसी कॉल हो तो आप रिसीव कर लें, अन्यथा मोबाइल को 1-1.5 घंटे के लिए क्या कर दीजिए, साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, है ना? क्योंकि हम तो सीमित समय के लिए बताएंगे, तो शायद मेरा लेक्चर महत्वपूर्ण होगा या आपके मोबाइल महत्वपूर्ण होंगे, या आपको चुनना है ना? जो महत्वपूर्ण हो उसको चुन लीजिए, अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो अच्छी बात है, उसी को चुन लीजिए। अगर ये लगता है कि नहीं हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट की है, ज़्यादा महत्व की है, तो इसको चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं कि 10 साल 5 साल वाले, इसमें सभी लोग मैच्योर हैं, है ना? कोई इसमें लड़का लड़की ऐसा नहीं तो मैच्योर ना हो, सभी लोग मैच्योर हो सकते हैं। तो इसलिए इन आधारों पे आप लोगों को खुद निर्णय लेना है। कहाँ पे लिखा? आय में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। तो क्यों नहीं देखी गई? क्यों नहीं देखी गई? क्योंकि पॉपुलेशन के अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। जनसंख्या का जो आकार है उसके अनुपात में रोजगार के अवसर पैदा तो कमी होगी कि वृद्धि होगी? जैसे आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया नहीं, इकोनॉमिक्स बेरोजगारी, तो भारत की बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है ना? और प्रचंड बेरोजगारी क्या आपने नाम क्या बता दीजिए। सर जैसे किसी क्षेत्र में 10 लोगों की ज़रूरत है, उसमें 20 लोग इन्वॉल्व हो काम कर रहे हो, तो 10 लोग का मतलब श्रम वेस्ट ही जाता है, क्योंकि आय तो उतना ही होगा जितना 10 लोग करते हैं, तो उसे प्रचंड। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो काम 5 वर्कर कर सकते हैं, 5 श्रमिक कर सकते हैं, उसमें 10 लोग लगे निवेशित हैं, तो उसमें 5 की जो है कार्य करने की क्षमता क्या होगी? बेकार। और उसका जो है अगर वो काम पे ना लगे होते तो भी क्या था, तभी कार्य उतना ही होता, तो आय की क्षमता हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आय क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? तो ये क्या हो गई? प्रचंड बेरोजगारी।
आपने देखा शिक्षित बेरोजगारी, कि क्या है शिक्षित बेरोजगारी? चलिए आप बता दीजिए, आपसे पूछ रहा हूँ पीछे बोलिए, अगर कुछ आ रहा हो ना आ रहा हो कोई बात नहीं, थोड़ा ही यहाँ कोई ये नहीं हो रहा कि आपको जो है आ रहा हो होता ही नहीं आ रहा कोई योग्यता के अनुसार बिल्कुल सही। आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको रोजगार नहीं मिलता। आपको बताया कि जो आपकी क्वालिटी है उस क्वालिटी के अनुसार आपको क्या हो रहा है, रोजगार। तो रटिए क्यों? बस केवल एक शब्द जैसे उनका है योग्यता, बस इतना पढ़ लें, है ना। रटने की मैं हमेशा कहता हूँ रटिए, बस केवल शब्दों को पढ़िए। उस दिन मैंने एनर्जी बताया था, 1 मिनट में मैंने एनर्जी सारी एनर्जी बता दिया था, कैसे आप पकड़ें, कैसे क्लियर करें कौन सी एनर्जी क्या है, किस फॉर्मेशन में होता है। क्योंकि मैं साइंस नहीं पढ़ाता ना, तभी मैंने किसी को बताया था कि उसको आपको क्या करना है, पकड़ना है, डिफरेंट को कैसे क्लियर करना है। आपसे क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इन आधारों पे आपको देखना है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। और जब पता चला कि हम बेकार की चीजें अपने ब्रेन में खोपड़ी में भरे पड़े हैं, तो अच्छी चीजें कहाँ ग्रेप्स होंगी? इसकी भी एक क्षमता है ना, उस क्षमता से यदि क्या होगा, भरे का भंडार क्या फ्लो हो जाएगा, ये तो होगा। तो जो अच्छी चीजें हैं वो निकल जाएंगी, और जो बेकार की कूड़े करकट वाली चीजें हैं ब्रेन में क्या है, स्टोर, जिसका आप उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बेकार वाली चीजें क्या कर दो, जल्दी जल्दी उसको साफ करो, अच्छी चीजों को क्या करो, स्टोर करो। बढ़ोतरी नहीं देखी गई, यहाँ लिखा है ना। यस सर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा त्वरित गति देने के उद्देश्य से उद्योग बंधु की स्थापना की गई। उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। बंधु माने, बंधु क्या है? आप कहते हैं कि जैसे कोई आपसे फोन पे बात कर रहा है, कोई कहा गुड मॉर्निंग, तो आप कहते हो गुड मॉर्निंग बंधु, तो ठीक है बंधु। बंधु का मतलब क्या कहते हो? मित्र यार, है ना। तो उद्योग बंधु मतलब उद्योग के मित्र, है ना। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें मैंने चर्चा भी की है उद्योग बंधु को, है ना। देखिए, स्थापना की गई थी, उद्योग बंधु की बात, स्थापना की गई थी तथा समय समय पर लघु मध्यम तथा बृहद उद्योगों की स्थापना की गई। अब लिखिए आप उद्योग, बीच में उद्योग, हाँ उद्योग लिखिए, उद्योग लिखिए, सूक्ष्म लघु लिखिए, उसी में चार्ट बना लीजिए इसे, जैसे मैंने बनाया था। मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम और बृहद, हाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझे।
उत्तर प्रदेश तमाम विषमताओं के बावजूद उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है, मतलब आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। नीचे सरकार द्वारा किए गए प्रयास इन्वेस्टर समिट, पेपर भी पढ़ते होंगे, इन्वेस्टर समिट हो रही है, पढ़ते नहीं पढ़ते? इन्वेस्टर समिट मतलब कि जो निवेशक हैं वो आए हुए हैं। समिट का कहाँ आयोजन किया है? किसी शहर में, है ना, कि जो दूसरे देश के हैं, दूसरे राज्य के हैं, उनको इन्वेस्टर को क्या किया गया है? बुलाया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है? इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, विभागों के द्वारा, है ना। इससे इस प्रदेश में जब इन्वेस्टर आएंगे तो प्रदेश का क्या होगा? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, यहाँ की चीजें क्या होगी? विकसित, है ना। प्रदेश क्या होगा? संपन्न होगा, धनी होगा। और जब इन्वेस्टर आएगा तो क्या करेगा? रोजगार बढ़ाएगा, पैदा करेगा, है ना। जैसे आपने देखा एफडीआई निवेश, ज्यादा फायदेमंद है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट निवेश ज्यादा फायदेमंद है? क्यों एफडीआई ज्यादा फायदेमंद है? मैंने एफडीआई पे भी चर्चा की है कि क्यों ज्यादा फायदे वाली चीज है एफडीआई। विदेशी मुद्रा कार्बन होता है। वीडियो होना है। लिखिए पहले, नहीं सर आ भी गए हैं, छूट जाएगा। टाइम हो भी गया, जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं छूट जाएगा क्वेश्चन। इन्वेस्टर समिट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर, ओडीओपी समझ रहे हो नहीं? क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्किल इंडिया, ये सब पुरानी योजनाएं हो चुकी हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप स्टैंड अप जानते हो गए? नहीं जानते? स्टार्टअप स्टैंड अप देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में है, देख लीजिएगा। आदि ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीचे थोड़ा तेल लिखिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्योग कम पूंजी में रोजगार सृजन करने वाला उद्योग है। कम पूंजी में रोजगार सृजन करने वाला उद्योग है। आगे चीजें समझ में आ रही है ना? जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जिसमें हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग, गुड्स, रेडीमेड, गारमेंट्स, कालीन, चर्म मतलब चमड़ा, सिल्क आदि उत्पाद सम्मिलित हैं। प्रदेश सरकार ने
ODOP स्कीम की सहायता से अगले कुछ वर्षों में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ODP OP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आपसे उत्तर प्रदेश के में भी पूछा जा सकता है और आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न दोनों में याद रखिएगा, है ना, मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। अगले कुछ वर्षों में MSME समझ रहे हो ना, क्या है? मीडियम स्मॉल मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 5 ट्रिलियन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 ट्रिलियन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीचे प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद नाम से योजना चलाकर जनपद की विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास कर रही है। नीचे इससे प्रदेश के सतत एवं समावेशी विकास को बल मिलेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, सतत विकास। इकोनॉमिक्स में टॉपिक भी आपसे है, सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें, है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है।